तो वो चैप्टर खत्म हो गया था, कुछ बचा हुआ था उसमें? अच्छा, वो बचा हुआ था इसमें, ड्रग एडिक्शन इन स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं। हाँ जी, वो भी बचा हुआ था, खत्म करते हैं इसको। देखो, स्पोर्ट्स पर्सन में आप जानते हैं कि वो अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए वो कुछ वो ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं, है ना? जैसे आप ग्रुप में लिखा हुआ है कि दे यूज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, दे यूज एनाल्जेसिक एंड दे यूज डायरेटिक्स। देखिए, नहीं वो तो अलग चीज है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है ना कि ये 3 दवाइयां यूज करते हैं, ये होते हैं डोप टेस्ट कहते हैं उसको। तो आपके बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये 3 दवाइयां हैं जो ये यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन टू enhance the body activity, है ना? अपने बॉडी के एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये दवाइयां यूज की जाती हैं, लेकिन आप जानते हो कि इनका साइड इफेक्ट होता है ना? तो इनका जो इन दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है, देखिए, ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो कि क्या इफेक्ट होता है इनका, साइड इफेक्ट मेल और फीमेल पे। तो अगर मेनली देखा जाए, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, अगर फीमेल्स की बात करें तो लिखा हुआ एबनॉर्मल menstrual cycle, increase in size of clitoris, फिर लिखा हुआ देखो फेशियल हेयर्स का अपीयरेंस होता है, फेशियल हेयर्स आते हैं, है ना? मूड स्विंग होता है, वो तो दोनों में ही होता है, ठीक है? और देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, enlargement ऑफ डीपनिंग ऑफ वॉइस कहते हैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस कहा जाता है, थोड़ा सा वो डीप मेल जैसा साउंड आ जाता है ना? ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो फीमेल्स में आते हैं। और अगर आप मेल्स की बात करें तो मेल्स में देखा गया है, देखो मूड स्विंग तो वहां भी होता है, जो मेन पार्ट है देखिए इसमें एक्ने फॉर्मेशन कहते हैं, एक्ने फॉर्मेशन होता है, थोड़े चेहरे पे कुछ पिंपल्स वगैरह अपीयर हो जाते हैं, है ना? मूड स्विंग मतलब आप जैसे एक एग्रेशन भी आता है, मूड स्विंग मतलब कभी आप स्टैटिक मूड में नहीं रहते, इधर उधर बहुत ज्यादा आपका, आप बेचैन से रहते हैं एक्चुअली। मूड स्विंग मतलब अभी आप कभी हैप्पी मूड में हैं, कभी तुरंत आप दुखी हो जाएंगे, है ना? अच्छा, अनमना सा, वाह क्या बात है, क्या बढ़िया वर्ड है अनमना सा। यस, यू कैन से अनमना सा, कभी खुशी कभी गम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, इसमें इसमें गम ज्यादा होता है, खुशी कम होता है, ठीक है? तो ज्यादा खुशी नहीं होता, कम खुशी ज्यादा गम होता है इसमें, ठीक है? तो यहाँ देखो,
डिक्रीज इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स कहते हैं, टेस्टिस का साइज डिमिनिश कर जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं, ब्रेस्ट का साइज भी इनलार्ज हो जाता है मेल में, जो होना नहीं चाहिए, है ना। देखो, प्रोस्टेट साइज इंक्रीज कर जाता है, साइज इंक्रीजेस। इसके अलावा देखो, किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन है, ऑल्दो ये फीमेल्स में भी होता है, ऐसा नहीं कि मेल में होगा ये, है ना। इसके अलावा देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है मेल्स में, स्पर्म प्रोडक्शन घट जाता है ना। ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। और फिर कहते हैं कैंसर का भी पार्ट इसमें अपियर होता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। This effect may be permanent with prolonged use in the adolescent male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth centers of the long bones। और देखो, ये भी लिखा हुआ है कि जो क्लोजर ऑफ इपिफाइसियल प्लेट कहते हैं, क्लोजर ऑफ इपिफाइसियल प्लेट्स होता है। तो ये भी दोनों में के लिए कह सकते हैं आप, मेल फीमेल दोनों में होता है, ये भी दोनों में होता है, ये भी दोनों में सकता है। देखो, ये तो कहते हैं इससे स्टंटेड ग्रोथ होता है, बोन का लंबाई रुक जाएगा। देखो, हाँ जी, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, लिखा हुआ स्टंटेड, स्टंटेड कहा जाता है, STUNTED, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। वो भी लिखा हुआ है, देखो, मैच्योर बार्डनेस कहते हैं मेल्स में, बहुत अर्ली एज में बार्डनेस वगैरह आ जाना, ये भी स्टेरॉइड की ज्यादा इंजेक्शन की वजह से होता है। देखो, इपिफाइसियल प्लेट्स का जनरली क्लोजर 20-22 साल के आसपास ही होता है, 20 ईयर्स 22 ईयर्स के बाद ये आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। बट अगर आप बहुत जल्दी एज में ड्रग्स यूज कर रहे हैं, आप ऐसे दवाइयां यूज कर रहे हैं, तो 17-18 साल में प्लेट बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया सबको? नहीं, कॉफी से नहीं होता, कॉफी ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है कॉफी चीज का। मैंने क्या किया, ये दवाइयां देखो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाल्जेसिक्स एंड डाययूरेटिक्स कहते हैं, जो यूरिन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अबाउट द ड्रग एडिक्शन इन स्पोर्ट्स पर्सन। ड्रग एब्यूज कहते हैं, एडिक्शन का ही एब्यूज है ये। अरे, इपिफाइसियल प्लेट्स क्या होता है बताया था ये 11th क्लास में, बोन का जो ग्रोथ जोन होता है, जहां से बोन की लंबाई बढ़ती है, ये प्लेट्स ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से इंक्रीज करता है। और ये एक बार बंद हो गया तो हाइट बढ़ना भी बंद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले आपके नीट के एग्जाम में, कि बोन्स की लंबाई बढ़नी क्यों बंद हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ इपिफाइसियल प्लेट्स कहते हैं। अगर ये जल्दी बंद हो गया तो हाइट बढ़ना भी बंद हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो मिटाएं इसको अब, ब्लड है, ठीक हो जाएगा। अब देखो, adolescence and its problems। जहां आप एक, मेरी आवाज गूंज रही है? अच्छा, ऐसे कैसे? तो रुको, फिर मैं ब्लूटूथ बंद करता हूं। चलो ठीक है, यहां देखो। तो अब देखो, एडोलेसेंस में क्या दिक्कत आता है। देखिए, एडोलेसेंस होता क्या है बताओ। तो देखो,
हम कहते हैं जब आप बच्चे थे, चाइल्डहुड, और एक एडल्टहुड होता है। ये जो बीच का फेज है, इसी को एडोलेसेंस कहा जाता है। यूजुअली ये फेज 12 से 18 साल के बीच में होता है। चाइल्डहुड जब आप छोटे बच्चे होते हैं और जब एडल्ट हो जाते हैं, तो उसके बीच का ये एक ड्यूरेशन होता है, देखो, जिसको एडोलेसेंस फेज कहा जाता है। और यूजुअली ये टाइम 12 to 18 ईयर्स के बीच में आता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि ये एज बहुत ज्यादा वनरेबल होता है। ये इसको कहते हैं एज ऑफ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है इसको। इस एज को एज ऑफ, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन भी कहा जाता है। जहां पर हर चीज को आप, हाँ, क्यूरियोसिटी भी होता है। एज ऑफ क्यूरियोसिटी कहते हैं इसको। और भी देखो, बहुत अच्छी चीज बातें लिखी गई हैं। ये बड़ा बढ़िया ये पैराग्राफ लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। देखो, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट कहा जाता है। और देखो कितना बढ़िया बताया गया है। और ये जो चीजें होती है, देखो, एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, क्यूरियोसिटी, एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, these kind of behavior leads to ड्रग एडिक्शन। इनकी वजह से ही आप में इस एज में ड्रग एडिक्शन आता है। किसी ने आपको पहली बार एक सिगरेट का एक पफ दिया, जस्ट ट्राई इट, है ना। एक बार आपने ट्राई किया, उसके बाद आपको पता नहीं क्या हुआ, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ आपको, बट आपको एक अजीब सा एक काइंड ऑफ लगता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं, है ना, और मैं कुछ ये मैं ये कर सकता हूं। तो आप छुप छुप कर, अब घर वालों से, अपने पेरेंट्स से छिपकर, अपने भाइयों से छिपकर आप कोशिश करते हैं कि जगह मिल जाए और आप दोस्तों के साथ, बस उससे आपको उस समय के लिए कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, बस अ काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी एंड योर एक्सपेरिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है कि हमने, देखो, वो ऐसा था, वो सिगरेट, वो चेन स्मोकर है, वो देखो अक्षय खन्ना है, ये शाहरुख खान है, ये सिगरेट पीता है, देखो कितना ज्यादा बोल्ड नजर आता है ये टीवी सीन पे या पिक्चर पे, हॉल पर्दे पे। ये जो चीजें हैं, ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और आपके वो जो फिल्म्स वगैरह में देखते हैं आप, आपके जो रोल मॉडल्स होते हैं, एक्चुअली आप बहुत ज्यादा उनको लाइक करते हैं, ये आपके फेवरेट हैं। और इस फेवरेट के चक्कर में वो जो दिखाते हैं, पहले तो देखो, आजकल तो आप जानते हैं कि फिल्मों में दिखाते हैं कि साफ साफ लिखते हैं, कहीं जो सिगरेट पी भी रहा हो तो वो लिखा जाता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लिखा जाता है ना, वो पिक्चर हॉल में भी लिखते हैं उस चीज को। हाँ जी। लेकिन पहले की मूवीज में ये लिखा भी नहीं जाता था। अल्कोहल का यूज और सिगरेट का यूज ये बड़े खुलेआम करते थे, बट अब थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो ड्रग एडिक्शन का कारण होता है, देखो, ये ये सब कारण है। देखो, ये आप इस एज में होते हैं जहां पर आपका बिहेवियरल चेंज आता है। देखो, एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, काइंड ऑफ सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज कहते हैं। सेवरल बायोलॉजिकल एंड behavioral change takes place, changes occurs, है ना। तो आप में बायोलॉजिकल चेंज भी आता है। सडनली आपके फेशियल हेयर्स आएंगे, आप मुस्टैच वगैरह आता है, आपके मसल्स वगैरह डेवलप होते हैं, है ना।
तो आपके अंदर एक सडन बायोलॉजिकल चेंज भी आता है और बिहेवियर भी चेंज आता है आपका। और अगर उस बिहेवियर को आप सही डायरेक्शन पे उसमें यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप गलत पीयर में आप चले गए, गलत प्रेशर में चले गए, आप गलत संगति में चले गए आप, तो आपकी डाइवर्ट होने का चांस यहाँ काफी ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो यही कहते हैं इस एज में, हाँ, बैड कंपनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए जितेंद्र सर कहते भी हैं कि एक अच्छे दोस्तों का एक आपका ग्रुप होना चाहिए। आप उनके साथ उठना बैठना मत कीजिए जिनका बिहेवियर सही नहीं है, जिसकी वजह से आप डाइवर्ट हो सकते हैं। और मैंने देखा है, मैं कई सालों से इसी फील्ड में हूँ, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में काफी अच्छे थे, 11th 12th तक भी अच्छे थे, पर 12th में आने के बाद कुछ ऐसा उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि उनका कुछ भी नहीं हुआ फिर। तो आपको, और ऐसे बच्चे देखो, मैं इतना भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से 5-10 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। 90 बच्चे काफी अच्छे हैं, बट उनको कोई हल्का सा एक पुशअप मिल गया केवल, और उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आपको ऐसे 5-10 बच्चों से बच के रहना है। अब उनमें उस 5-10 बच्चे की गलती क्या है? अब देखो, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा एडिक्शन में क्यों चला जाता है। एक तो उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है ना। अगर पंजाब में देखें आप, तो अगर पंजाब में अगर 2-3 जनरेशन के लोग बैठकर एक साथ अगर अल्कोहल पी रहे हैं, परदादा, दादा, पोता, फादर, सब एक साथ अगर चीयर्स कर रहे हैं, है ना, तो पंजाब का ये फैमिली कल्चर अगर है, तो आपके अंदर भी लगता है कि ये तो बहुत कॉमन सा चीज है। तो कहीं ना कहीं फैमिली स्ट्रक्चर, आपके जो पीयर्स होते हैं, आपका जो एजुकेशन होता है, वो उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी बच्चा खुद ही एडिक्ट नहीं हो जाता। पहली बार एडिक्शन हुआ है, कई बार अगर पेरेंट्स ने देख भी लिया उसको और उसको रोका नहीं गया, उसको अपने माँ कर, ठीक, कोई बात, अगली बार से मत करना, ऐसा करके छोड़ दिया हमने उसको, तो आपका प्रॉपर एक जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिहेवियर के पार्ट के लिए, है ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखो, उड़ता पंजाब, सही कह रहे हैं आप, उड़ता पंजाब था। और पंजाब में अल्कोहल तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा यूज होता है। पंजाब में अल्कोहल यूज होता है, पंजाब में सिगरेट ज्यादा यूज नहीं होता, बट वो ड्रग्स यूज करते हैं। सिगरेट का यूज ज्यादा नहीं है, बट वो जो ड्रग है, कोकीन है, हेरोइन है ना, मार मार के सीधा कर दो। हाँ, सही कह रहे हो। चलो, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप उस एज में आने के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। चलो, अब यहाँ देखो, अब कहते हैं ड्रग एडिक्शन अगर हुआ तो ऐसा लिखा जाता है कि रेगुलर यूज ऑफ ड्रग्स इंक्रीजेस द टॉलरेंस लिमिट, कहते हैं लिमिट ऑफ रिसेप्टर्स। देखो, ये लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में। टॉलरेंस लिमिट क्या होता है पता है ना? टॉलरेंस लिमिट कहा जाता है कि अगर आपने पहली बार एक दो एक एक मैंने, मान लो हमने पहली बार कोकीन यूज किया, है ना, तो वो कोकीन आपको पहली बार में थोड़ा सा कोकीन लिया, आपको एक अच्छा सा प्लेजर मिला, आपको एक यूफोरिया हुआ आपका, आप बड़े थोड़े से कोकीन में आप खुश हो गए। कुछ समय के बाद वो उस अमाउंट के कोकीन जो होते हैं वो आपको अब कोई इंजॉय नहीं देगा, तो आप डोज को बढ़ा देते हो। तो ड्रग एडिक्शन में यही होता है कि आपका धीरे धीरे उस ड्रग का यूज बढ़ता चला जाएगा, डिमांड ज्यादा हो जाता है उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं, वो स्टार्ट 30 ml से करते हैं, 60 ml से करते हैं, और वो अगर डेली यूज कर रहे हैं उसको, तो कब वो 60 ml 60 से 200 ml हो जाएगा, कब वो 350 ml हो जाएगा, कब वो 700 ml, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो एज द लेवल ऑफ टॉलरेंस इंक्रीजेस, तो ड्रग एडिक्शन के साथ साथ आपका टॉलरेंस लिमिट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। और अगर इफ इफ somehow
drug is not available, severe withdrawal symptoms takes place. Withdrawal symptoms appears. ये भी देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे ध्यान से। एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, आप कोई एक आदमी कॉन्टिन्यूअस मान लो ड्रग्स ले रहा था और सडनली आपने उसको ड्रग्स प्रोवाइड नहीं किया, या उसको ड्रग नहीं, उसके पास पैसे खत्म हो गए, या उसको आपने किसी अच्छे सेंटर पे डाल दिया है जिसको ठीक कर दीजिए आप, तो एक तरह का बहुत ज्यादा सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स आता है, उसमें लिखा हुआ है देखो। और ये जो सिम्टम्स होते हैं देखो, सिम्टम्स में क्या आता है देखो, कहते हैं SASN, विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं देखो। स्वेटिंग, एंजाइटी, सेकिनेस, नोजिया, देखो ये विड्रॉल के सिम्टम्स हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सेकिनेस है, एंजाइटी है, नोजिया है और स्वेटिंग होता है। समझ में आ गया बच्चे? बिल्कुल सही बात है, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसमें। अनप्लीजेंट सिम्टम्स आते हैं, आप कांप रहे हो, आप घबराहट में हैं, आप में स्वेटिंग हो रहा है, आप में नोजिया की फीलिंग्स आ रही हैं, ये सब एक अनप्लीजेंट एक तरह का फिनोमेनन है, जिसे आप कह सकते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स के ये एक तरह के दवाई ना मिले आपको, अगर ये ड्रग्स ना मिले आपको, तो इस तरह के सिम्टम्स आपके बॉडी में आएंगे। तो विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये, a kind of sweating, shakiness, nausea, anxiety, it occurs. अरे वॉमिटिंग वाली टेंडेंसी जो होती है, नोजिया, ठीक है? हाँ भाई हर्षित, समझ में आ रहा ना? अरे कांपते हैं लोग ऐसे ऐसे, देखा नहीं था? संजू बाबा नहीं देखा था? निकोटीन का टॉलरेंस लेवल भी बिल्कुल होता है, यू कैन आस्क टू योर सर। कौन से सर से, पता है ना? क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप देखो अब देखो, वही मैं कह रहा हूं कि चीजें छूट सकती हैं, ऐसा नहीं है, इन चीजों को आप छोड़ सकते हैं। अच्छे से समझ गए, चलिए, ओके, दैट्स गुड। और अच्छा अब ये बताओ, जैसे ये कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा एडिक्शन में है तो कैसे पता चलता है? ये भी आपके, अब देखो ये आप एनसीईआरटी में खुद से देख लेना कि वो लिखा हुआ है कि जैसे आपका, आप कोचिंग क्लासेस से, आप स्कूल से बिना किसी कारण के अब गायब हो रहे हैं, है ना? आपका आप में हाइजीनिक बिहेवियर नहीं है, आपके खाने पीने का टाइम चेंज हो गया है, आप किसी से बात नहीं करते, आप आइसोलेट रहना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि बेवजह का, बिना किसी कारण का आप स्कूल से और कोचिंग से गायब हो रहे हो। नहीं, मनी मिसिंग फ्रॉम होम, ये घर से ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है। देखिए ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है कि मनी मिसिंग हुआ कि नहीं। कई लोगों के पास बहुत ज्यादा मनी होता है, मिसिंग की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि आप कोचिंग में नहीं जा रहे, आप स्कूल में नहीं जा रहे, आपका परसेंटेज कम हो गया, आपके नंबर नहीं आ रहे स्कूल्स में अचानक, ऐसा कैसे लगता है कि 11th क्लास में बहुत अच्छे थे, आपको 12th क्लास में सडनली आपका नंबर कम हो गया? व्हाट इट शोज कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना? और एडोलेसेंस के अंदर ये जो कहते हैं, ये जो एज होता है, इस एज में जो आपका पीयर ग्रुप होता है, पीयर प्रेशर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
4 लोग मिलेंगे आपको, जैसे कई बार होता है, जैसे अभी तक तो घर पे हैं आप, मदर फादर के साथ हैं, बट जैसे ही आप कॉलेज से, आप अपने घर से कॉलेज के हॉस्टल्स पहुंचते हैं, आप जब एम्स के हॉस्टल पहुंचेंगे, मौलाना आजाद के हॉस्टल पहुंचेंगे आप, तो आपको सीनियर्स ऐसा ट्रेन कर देते हैं वहां पर कि उसमें 100 में से 80 बच्चे सिगरेट और अल्कोहल के पास चले जाते हैं। एक बच्चा जो बिल्कुल अभी मामा बॉयज होता है, पापा बॉयज होता है, जिसको मम्मी पापा इसको कोचिंग छोड़ने जाते हैं अभी भी 11th 12th में भी, घर से वहां से लेके आते हैं। अब ऐसे बच्चे को अचानक आपने हॉस्टल में डाल दिया, डालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, तो क्या होगा बताओ। सब जगह होता है, एम्स में तो बहुत कुछ होता है। आप पूछिएगा अपने वो जो अभिनव सर थे ना आपके, हाँ जी, तो देखो ये जितने हॉस्टल्स है ना, देखो होता क्या है, जब आप एक एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्टल्स में जाते हैं, आप अब आईआईटी दिल्ली में आ जाएंगे आप, या फिर एम्स के हॉस्टल में जाएंगे आप, तो आपके अंदर एक यू नो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि आई एम डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एम्स। तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप इगोइस्टिक भी हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। आपके पास पैसा भी होता है, अगर कोई बच्चा एम्स के हॉस्टल में रह रहा है, मदर फादर कहते हैं पैसा चाहिए, ले लो पैसा, वो पूछते भी नहीं आपसे कि पैसे की जरूरत क्या है तुम्हें। उन्हें भी लगता है कि बेटा एम्स में पढ़ाई कर रहा है, एम्स के हॉस्टल में रह रहा है, तो उसको पैसे की जरूरत होगी। तो आपके पास पैसा भी है, आपके पास एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी रहता है, आप एक अच्छे, आपके जो सीनियर्स वगैरह होते हैं वो भी आपको प्रमोट करते हैं, तो वो चलो ठीक है, वो कॉलेज में थोड़ा बहुत ऐसा कंडीशन हो सकता है, लेकिन उस चीज को बाद में बिल्कुल, कई ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज के लाइफ में बहुत ज्यादा उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया है, सिगरेट अल्कोहल के यूज में थे वो, बट बाद में बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने। तो इट्स ऑल अबाउट योर विल एंड योर मेंटल, जो आपका एक कंडीशन है, कि आप अगर चाह लें कि हमें सिगरेट नहीं पीना है, अल्कोहल नहीं पीना है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सिगरेट इज 100 times मोर डेंजरस देन अल्कोहल। बेटा ये बात तो सही है, ये भी बात सही है कि 100 में से 80 डॉक्टर भी सिगरेट पीते हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं वो सिगरेट पीते हैं, तो उन्हें क्या करोगे आप, उन्हें पता है कि सिगरेट पीने से ऐसा होता है, यस दे नो। बेटा संस्कार वाली बात नहीं है, संस्कार भी होता है, सबके सबके पास संस्कार होता है, बट वो संस्कार ना वहां जाकर चला जाता है, वहां पे समझ में आ रहा ना कहाँ पे। नहीं, स्ट्रेसफुल लाइफ मैंने कहा ना कहीं आपका जो एक एज ऐसा होता है ना, कि आपके अंदर ये बिहेवियरल चेंज है। यस, और मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी ये अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो एम्स हो चाहे मौलाना आजाद हो, 100 में से 80 बच्चे हैं जो सिगरेट अल्कोहल यूज करते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ रेगुलर हो जाए, कुछ ओकेजनली होते हैं, कि कोई पार्टी हो रहा है, आज फेयरवेल हो रहा है किसी का, है ना, आज कोई कॉलेज का फंक्शन हो रहा है, तो उसमें उन्होंने पूरा पल्स का पार्टी होता है एम्स के अंदर, वहां लोग खूब पीते हैं सिगरेट और अल्कोहल, तो वो टाइम बीइंग के लिए हो सकता है, बट यू कैनॉट मेक इट अ काइंड ऑफ एडिक्शन, कि एम्स से आप एम्स के हॉस्टल से पहली बार करनाल आए हो, घर में पहली बार, और शाम में निकल गए, कहाँ गए, तो बस अब आदत है आपको, आपको सिगरेट चाहिए उस समय, तो आप बोलेंगे मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, और फिर आप पहुंच गए करनाल 66 के कोने पे, और वहां पर आप अकेले में भी सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि आपका वो एडिक्शन हो चुका है, तो इससे बचना है एक्चुअली। तलब, वाह क्या बात, चलिए ठीक है, तो ये सब चीज आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसमें देखो कोई, देखो बोर्ड के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता दूं आपको, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बट आप सोचेंगे कि इससे क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं। बट बोर्ड के हिसाब से कि हाउ टू रिमूव या हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, क्या क्या उसके पॉइंट्स बन सकते हैं, तो आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज में सारे पॉइंट लिखे गए हैं, कि कैसे आप एडिक्शन से बाहर आ सकते हो, है ना, एडिक्शन से कैसे हम बच सकते हैं, तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप उसको बोर्ड के हिसाब से देख लेना,
हाँ वही देखो, 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, 5 पॉइंट्स भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो बोर्ड के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट नीट के हिसाब से कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहा है। हाँ यहाँ तक बन सकता है कि ड्रग एडिक्शन स्पोर्ट्स पर्सन में क्या क्या हो सकता है इससे, बट इसके अलावा जो एडोलेसेंस का पूरा जो कहानी दिया गया है, उससे क्वेश्चन का बनने का कोई स्कोप नहीं है। और आज तक मैंने पिछले 5-10 साल में एडिक्शन वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं देखा। मतलब एडोलेसेंस वाले पार्ट में क्या होता है, सेकेनेस होता है, नोजिया होता है, पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या है, तो स्वेटिंग दिया हुआ है, सेकेनेस दिया हुआ है, नोजिया दिया हुआ है, एंजाइटी दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस दिया गया है। अब आ सकता है, अब के जो हालात हैं, अब जो आपके पेपर्स आ रहे हैं, तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना इसको। समझ में आ गया बच्चों? तो इस चैप्टर को एंड करें हम। हाँ जी, पढ़ लीजिएगा, एक लास्ट पेज है उसको आप पढ़ लेना है। तो पैकअप करें इसको अब। चलिए ठीक है, थैंक्स, थैंक्स अलॉट, इतने देर तक आपने बर्दाश्त किया। बेटा देखो, हाइट गर्ल्स में सबका एक ही एज होता है बढ़ने का। गर्ल्स में ये कहा जाता है कि उनमें एडोलेसेंस जल्दी आ जाता है एक्चुअली। तो बहुत कम एज तक, मतलब आप कह सकते हैं कि मेल में अगर 21-22 साल का हाइट बढ़ने के चांसेस हैं, तो फीमेल्स में 20 पे आके रुक जाएगा वो, क्योंकि उनमें एडोलेसेंस जल्दी आ जाता है। क्यों जल्दी आ जाता है? अब देखो, ये हार्मोनल चेंजेज होते हैं, हार्मोनल चेंजेज की बात करते हैं। हाँ, इसीलिए तो देखिए, अगर आप मैरिजेबल एज देखते हैं आप, तो फीमेल्स में 18 साल का दिया गया और मेल में 21 साल दिया गया। तो ये एक बायोलॉजिकल कल्चर है, ये हमारे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात है। बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में मैच्योरिटी जल्दी आ जाता है। सिरोसिस बेटा लीवर का प्रॉब्लम है ना, अल्कोहल पीने से होता है। लीवर सिरोसिस, अ काइंड ऑफ फाइब्रस लीवर हो जाता है इसमें, बाद में कैंसर भी हो सकता है उससे। ये ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से होता है। ठीक है, तो नॉनवेज कैन ऑल्सो कॉज फैटी लिवर। देखो, नॉनवेज से देखो लीवर का, अगर देखिए लीवर पे ज्यादा आप लोड डालेंगे तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आप कॉन्टिन्यूअस बहुत ज्यादा मसाला वगैरह यूज कर रहे हो, है ना, तो उससे हो सकता है। फेशियल हेयर के बाद ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल निकाल दीजिए। फैटी लीवर से क्या होता है, देखो अगर आपके लीवर में फैट डिपॉजिट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो लीवर के सेल्स होते हैं उनके फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, वो ठीक से काम नहीं करेगा। और लीवर जानते हैं मेन एरिया है, इसको एरिया ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं आपकी बॉडी में, सबका एक कहीं ना कहीं लिंक आपके लीवर से होता है। कोई भी प्रोसेस देख लीजिए आप, हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं लीवर का इन्वॉल्वमेंट है। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के जितने प्रोटीन्स होते हैं सब लीवर में फॉर्म होते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, जितने भी पाथवेज आप देखते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे देखते हैं, सब में लीवर का इन्वॉल्वमेंट है। यूरिया बनने की बात कहते हैं, वो भी लीवर में बनता है। और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है देखो, और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए लीवर अगर आपकी बॉडी में 5% भी फंक्शनल है तो आदमी जिंदा रह सकता है। इवन योर लिवर इज फंक्शनल एट 5% लेवल। डॉक्टर कहते हैं अगर 5% लीवर भी आपका काम कर रहा है तो आप सर्वाइव कर सकते हो। बट वही बात है कि आप मानने को तैयार नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट होता है, बट लिवर ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं है, ये 1.5 kg का ऑर्गन होता है। हाँ, लेकिन आजकल मैंने अभी रिसेंटली मैंने केस सुना है कि एक लड़की ने अपने फादर को अपने लीवर का एक पार्ट डोनेट किया और दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, लीवर रिजनरेट भी कर लेता है। बट पूरा लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता। लीवर का एक पार्ट आप जेनेटिकली मिलते जुलते इंडिविजुअल्स का अपने बॉडी में यूज कर सकते हैं, और ऐसा हो रहा है। बट पूरा लीवर ट्रांसप्लांट आसान नहीं है कि आप पूरा 1.5 किलो का ऑर्गन यहां से यहां डाल दें। देखो इन आवर फैमिली, ओके, होता है, बिल्कुल होता है। यस, लिवर हैज अ वेरी गुड रिजनरेशन पार्ट, हो सकता है। लेकिन वही मैंने कहा ना कि लीवर का एक पार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं। मैंने वही तो कह रहा हूं कि एक फीमेल ने अपने फादर को अपने लीवर का एक पार्ट ट्रांसफर किया।
अब दोनों हेल्दी हैं, दोनों सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये जरूरत ही नहीं पड़े। देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, ये चीज याद रखना कि लाइफ में कभी भी बहुत ज्यादा आप जो मसालेदार खाना यूज करते हैं ना, उससे बचिए। बहुत ज्यादा ऑयली चीज से बचिए आप मसालेदार खाना कभी कभी खा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूअस, जो पंजाब का जो कहते हैं, पंजाबी जो फूड होता है, पंजाबी फूड इज वेरी रिच इन मसाला। वो तेल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऑयली फूड ज्यादा यूज करते हैं। एम आई राइट? मेनी ऑफ देम यू आर फ्रॉम पंजाब एंड आई नो दैट छोले भटूरे खाते हैं। बट जहां तक मुझे आइडिया है कि पंजाबी फूड में ऑयल काफी ज्यादा यूज होता है, मसाला बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाँ जी, सादा खाना अच्छा खाना होता है। वैसे देखो, अभी डरने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज आप 40 साल के बाद भी फॉलो करें ना, तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत। अभी आप जो खाना है खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको जो खाना है खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आफ्टर 40 ईयर्स थोड़ा सा आदमी को अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए हम खत्म करें इसको। बेटा घी से देखो, अगर आपकी जेनेटिक्स में घी को यूज कर रहे हैं आप, देखिए आज मैं तो जानता हूँ हरियाणा में कई ऐसे 100 ईयर्स के ओल्ड लोग हैं जो घी अभी भी खा लेते हैं। बट वही है ना कि उनका बॉडी का जो सिस्टम है वो उनको ठीक से डाइजेस्ट कर पा रहा है। देसी घी देखो, लिमिटेड यूज करना देसी घी का गलत नहीं है, बट अगर आप रोज घी में ही सब कुछ खा रहे हो तो प्रॉब्लम तो करेगा फिर वो। लिमिटेड यूज किसी चीज का गड़बड़ नहीं होता, लिमिटेड यूज कीजिए आप, बट डोंट मेक इट अ काइंड ऑफ रेगुलराइज मत कीजिए इसको आप। चलो कहानी बहुत हो गया, इसमें आगे चलते हैं। एंड होपफुली आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट कि जो भी आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, चाहे अलीफ सॉल्व कर रहे हैं या एमटीजी सॉल्व कर रहे हैं, उसका 99% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा, अगर आपने किया है प्रैक्टिस तो, किसी भी लेवल पे। हाँ जी बच्चे, एम आई राइट? गुड। चलिए, और जो एक दो नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए, उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, एनिमल हस्बेंड्री। देखो एक मिनट इसमें। देखो ये होता क्या है, इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं ऑफ, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए पहले आप। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक कहा जाता है। जो आपके गाय भैंस भेड़ बकरियां जो होती हैं, वही आपका लाइव स्टॉक होता है ना। यह इसको देखो कहते हैं साइंस ऑफ, साइंस ऑफ रेयरिंग, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। देखो ये सब एनिमल हस्बेंड्री का डेफिनेशन है। एनिमल हस्बेंड्री देखिए, जिसमें आप आपका जो लाइव स्टॉक होता है,
जिससे आपका आजीविका चलता है ना। अब लाइव स्टॉक में आप शेर और टाइगर की बात नहीं करते कि सर मैं सोचता हूँ कि अपने घर में एक लायन रख लेता हूँ, अपने घर में एक टाइगर रख लेता हूँ, भालू रख लेता हूँ, और मैं चिड़िया खाना बना लूंगा अपने घर में, लोग आएंगे पैसे देंगे और मेरा इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाएगा इससे। तो वो लाइव स्टॉक नहीं होता। देखो लाइव स्टॉक का जो पर्पस होता है वो क्या क्या, देखो ये लाइव स्टॉक वो होते हैं, या फिर मिल्क बिल्डिंग होते हैं, या फिर फूड के लिए होता है, फूड पर्पस के लिए होता है, या फिर ऊल के लिए होता है, एग के लिए होता है ना, या फिर आप जानते हैं सिल्क के लिए होता है, सेरीकल्चर कहते हैं आप, या फिर आप जानते हैं हनी के लिए होता है। और आप जानते हैं कि मिल्क बिल्डिंग में अगर आप बात करें, या फिर देखो ये भी कहा जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो काऊ है, बफेलो होता है ना। गोट वगैरह भी होता है, यूजुअली गोट को खाने के लिए भी यूज करते हैं। अरे हॉर्स दूध के लिए थोड़ी यूज करते हैं, घोड़े का दूध निकालोगे क्या? अरे हॉर्स तो ट्रांसपोर्ट के लिए होगा ना। हाँ देखो, अब ट्रांसपोर्ट में आप कह सकते हो इसमें कैमल है, इसमें हॉर्स वगैरह भी होता है, डोंकी होता है ना, म्यूल वगैरह होता है, एलिफेंट भी होता है। कैमल भी आप कह सकते हैं ये मिल्क में यूज होता है, बट कैमल का मेन पर्पस, मिल्क तो उससे सेकेंडरी चीज है उसका, कैमल को मेनली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। बट आप जानते हैं राजस्थान में कैमल के मिल्क को काफी ज्यादा लोग यूज भी करते हैं, है ना। फिर देखो ऊल की बात करें तो इसमें सीप भी आता है, गोट भी आता है, ठीक है। फूड की बात करें तो फिश है, गोट है ना। और इसमें सिक्योरिटी भी डाल सकते हैं आप, सिक्योरिटी में डॉग वगैरह की बात करते हैं, है ना। एक जानते हैं पोल्ट्री कल्चर होता है, पोल्ट्री की बात करते हैं इसमें। सिल्क जानते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं इसको। और हनी जानते हैं, इसको एपीकल्चर कहा जाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल होता है। अच्छा बताओ, जो लोग एलिफेंट को अपने घर पे रखते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? एलिफेंट आपका एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, आप उसको घर पे रखते हैं, ये बताओ कई लोग एलिफेंट को तो रखते हैं ना। केरला में देखिए आप, केरला में लोग एलिफेंट को घर पे रखते हैं, और वो उनका ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम होता है। लेकिन किसी को आपने देखा है कि घर में लायन पाला हुआ उसने? बिल्कुल होता है, ऑयस्टर भी होता है। देखो देयर इज टर्म कॉल्ड एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर कहते हैं, और इसी का एक छोटा सा पार्ट इसको पीसी कल्चर कहा जाता है, पीसी कल्चर कहते हैं। देख, हाँ वो तो देखो, आप वो जो कहते हैं ना, पोल्ट्री में सब कुछ आ जाता है ना। पोल्ट्री में हर तरह के, उसमें बहुत तरह के बर्ड्स आते हैं, डक भी आता है, हेन भी आते हैं, है ना, चिकन भी आता है उसमें, गीज वगैरह भी आता है, बहुत तरह के बर्ड्स आते हैं उसके अंदर, सबको मिला जुला कर पोल्ट्री कहा जाता है। तो पोल्ट्री केवल चिकन के लिए नहीं होता, मुर्गी क्रैब भी आ जाता है, देखो। तो एक्वा कल्चर, एक्वेटिक एनिमल्स की बात की जाती है,
उसका एक पार्ट पिसिकल्चर जो मछली के लिए होता है। तो पर्ल ऑयस्टर जो कहते हो ना, वो एक्वाकल्चर का पार्ट हो गया। एक्वाकल्चर का एक ब्रांच है जिसको पिसिकल्चर कहते हैं, एंड पिसिकल्चर इज रिलेटेड टू फिश। समझ आ गया? गैम्बूजिया तो देखो वो मछली है, बिल्कुल सही बात है। वो आप जानते हैं लार्वा को, मॉस्किटो के लार्वा को खाता है वो भी एक आपके लिए बेनिफिशियल है वो। चलिए ठीक है, अब ये बताओ, इस पूरे चैप्टर का दो ब्रांच है। एक तो ये कि आप इंप्रूवमेंट ऑफ कहते हैं, आप ब्रीड का इंप्रूवमेंट कर रहे हो आप, है ना। प्लांट्स का क्या करेंगे इसमें, हस्बेंड्री में प्लांट क्या करेगा? एक्वेटिक प्लांट्स एक्वाकल्चर में आता है। एक्वेटिक प्लांट्स को ग्रो करते हैं एक्वाकल्चर वाले पार्ट पे, एक्वेटिक एनिमल्स के साथ। ठीक है, हाँ मतलब वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ताकि जो भी एनिमल वहां ग्रो कर रहा है उसको प्रॉपर एक डेवलपमेंट का सब कुछ नरिशमेंट मिल जाए वहां पर। समझ में आ गया बच्चों? और हम बात करें अगर, अब देखो, तो इस चैप्टर का दो ब्रांच है देखिए। एक तो ब्रीडिंग मेथड कहते हैं, ब्रीडिंग मेथड कहा जाता है। और दूसरा देखो ये जो लिखा हुआ है इसमें अबाउट सेरिकल्चर, अबाउट पीसी कल्चर, इतना ही पढ़ना है आपको। पीसी कल्चर भी है और शायद एपी कल्चर भी दिया गया है। तो इस चैप्टर को ब्रॉडली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि ब्रीडिंग रेस को इंप्रूव कैसे करेंगे आप। इंप्रूवमेंट कहा जाता है ना, इंप्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो ये इंप्रूवमेंट क्या बताओ, इंप्रूवमेंट कैसे होता है? इंप्रूवमेंट इसी से होता है, ब्रीडिंग मेथड से होता है। ठीक है, तो हम, ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया इसका, इस चैप्टर के बारे में क्या है। अब मैं आपको स्टार्ट करूंगा इसमें ब्रीडिंग मेथड से। इसको मिटा दूं अब यहां पर। समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है। अच्छा बताओ, कल का क्या है? कल आप कितने बजे, इसी टाइम पे क्लास में रख दूं कल? या फिर आईपीएल वगैरह देखना है आप लोगों को मॉर्निंग में? ओके ठीक है, 6 PM। तो देखो मैं फिर 7 बजे रखूंगा क्लास, फिर 6 बजे नहीं रखूंगा। ठीक है चलिए, तो कल मैं 7 से 8 आपका क्लास लगाता हूँ फिर। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना रहने दो, आप सेस कल करते हैं। बेटा हुक्का में अगर अगर निकोटीन होगा तो होगा, आजकल डुप्लीकेट हुक्का भी आता है। डीसी जीतेगा, डीसी, मेरा टीम डीसी है। चलो ठीक है। नहीं मॉर्निंग में फिर आप, मैं शाम को ही करूंगा, सभी बच्चों का जो टाइम है, कुछ बच्चे अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, तो जनरल आपका जो टाइम उसी में करेंगे क्लास। ठीक है, ओके, टेक केयर।